नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बंगाल हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट। दीदी पीएम मोदी पर चिल्लाई, बिना कोरोना रिपोर्ट के केंद्रीय मंत्रियों पर भी रोक लगाई। केजरीवाल के मंत्री पर ऑक्सीजन की जमाखोरी के गंभीर आरोप, इमरान हुसैन हाईकोर्ट में तलब। छापों में कई जगह मिले ऑक्सीजन से जुड़े सामान। राज्यों ने कोरोना के आंकड़े कम करने के लिए घटाई टेस्टिंग, फिर भी संक्रमितों की संख्या में हुआ इजाफा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए निर्देश। पीएम मोदी पर भद्दा ट्वीट कर बुरे फंसे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने रिट्वीट कर दी राजनीतिक मर्यादाओं में रहने की सलाह। राहुल गांधी ने सेंट्रल विस्टा को बताया आपराधिक बर्बादी, लेकिन महाराष्ट्र में विधायकों के हॉस्टल पर 300 करोड़ के ज्यादा बजट पर खुद ही फंसे। पहली खबर बंगाल हिंसा पर। बंगाल में हो रहे बवाल पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त हो गया है और उसने ममता सरकार से इस मामले पर डिटेल रिपोर्ट तलब करने को कहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी तीसरी बार सीएम बनकर पूरे फॉर्म में हैं और उन्होंने केंद्र सरकार पर ही हमला शुरू कर दिया है। ममता ने केंद्रीय मंत्रियों पर कोरोना का बहाना बनाकर बंगाल में एंट्री के लिए रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार को नसीहत दी है कि वो जनता का आदेश स्वीकार करें और उन्हें काम करने दें। डॉक्टर साहब, जनता ने वोट इस बात के लिए तो नहीं दिया था कि 1 लाख लोगों को बंगाल से भगा दिया जाए और राज्य में खूनी खेला किया जाए। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी सरकार जब चुनी जाती है डेमोक्रेसी में, तो उनका काम बस इतना ही होता है कि आप संविधान के मुताबिक सरकार चलाएं। मनमानी करने के लिए जनमत नहीं होता। चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं कि आप जो है दिन को रात, रात को दिन कर दें। ममता बनर्जी 2 गलतियां कर रही हैं। एक तो उल्टे पुल्टे फैसले ले रही हैं और दूसरा उन फैसले का असर अपने जो तृणमूल के जो उनके गुंडे हैं, जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, उससे उनका मनोबल बढ़ रहा है। अब बंगाल के ही लोग हैं ना जिनकी वहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, जो भाग रहे हैं, जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उनको सड़क पे घसीट घसीट के पीटा जा रहा है, ये सब बंगाल के ही लोग हैं। उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ और उनकी प्रॉपर्टी और उनके लिबर्टी को, अधिकार को सुनिश्चित करना वो ममता बनर्जी का काम है। लेकिन ममता बनर्जी क्या कर रही है? ममता बनर्जी डिनायल मोड में, वो कह रही है ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। और जो बीजेपी के जो केंद्रीय माने लीडरशिप है, वो अगर इन बंगाल के लोगों के साथ हमदर्दी दिखाने, उनके गमों को शेयर करने के लिए वहां पहुंचती है, तो ममता बनर्जी की ये हत्यारी सरकार वो ये कह रही है कि जो कोई आएगा उसके कोरोना, उसको टेस्टिंग करके उसको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। कोई भी सेंट्रल फोर्स का आदमी वो असेंबली की बिल्डिंग के अंदर नहीं घुस सकता। तो ये तो सरासर अन्याय है और इसलिए हाईकोर्ट ने तलब किया है वहां के सेक्रेटरी को और पूछा है कि भाई कहां कहां क्या क्या घटनाएं हुई। सेंटर से भी एक टीम गई हुई है, वो भी सारी चीजों का जायजा ले रही है और ये सारे जो घटनाएं हो रही हैं, छोटी सी से छोटी घटनाएं कि किसी के घर पे किसी ने पत्थर भी मारा हो, वो भी ऑन द रिकॉर्ड होना चाहिए। कौन किया, नहीं किया, कहां हुआ, और ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहिए। और जिस हिसाब से ममता बनर्जी सरकार चलाना चाह रही है, वैसे में तो ये सरकार एक भी दिन के लिए चलाने लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नियम, कानून और संविधान का सरासर उल्लंघन हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, अब खबर दिल्ली में ऑक्सीजन के जमाखोरों की। दिल्ली में एक तरफ केजरीवाल ऑक्सीजन की कमी का रोना रो रहे हैं और दूसरी तरफ उनके यार ही ऑक्सीजन की जमाखोरी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन के खिलाफ
ऑक्सीजन जमाखोरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये देखना होगा कि आखिर कहां से विधायक को ऑक्सीजन मिली थी, यहां तक कि गुरुद्वारा में भी ऑक्सीजन बांटी जा रही है। वहीं हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लताड़ लगाई कि दिल्ली के मौजूदा चिकित्सा ढांचे गर्त में पड़े हुए हैं और सरकार शुतुरमुर्ग बनी बैठी है। इस बीच दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे गए, जिसमें भारी मात्रा में ऑक्सीजन से जुड़े सामान मिले हैं। डॉक्टर साहब, ये केजरीवाल तो गजब है, उनके कैबिनेट में ही ऑक्सीजन चोर बैठे हैं। देखिए, केजरीवाल ऐसे नहीं, वो नटवरलाल हैं हिंदुस्तान की राजनीति के। अभी जो खबर आई है वो खबर यह आई कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में सप्लाई हुए ऑक्सीजन की ऑडिटिंग वो करना चाह रही है। तमाम पुलिस अधिकारियों को, थानों को ये इत्तला दी गई है, आदेश दिया गया है कि आपके इलाके में कितना ऑक्सीजन आया, किस हॉस्पिटल में कितना इस्तेमाल हुआ, कितने मरीज थे, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्टिंग होनी है। और जैसे ये ऑडिटिंग की बात अधिकारियों तक पहुंची, केजरीवाल सरकार के अंदर हड़कंप मच गया। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई अब सफिशिएंट मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई दिल्ली को कम से कम 700 दें आप। और मजेदार बात यह है कि अब तक केजरीवाल 950 मेट्रिक टन मांग रहे थे। 700 पे बात बनी है और 700 जैसे ही होता है वो प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं कि भाई आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। ये ऑडिटिंग जब से शुरू हुई है केजरीवाल के सुर बदल गए हैं। लेकिन उससे क्या होगा, क्योंकि अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भाई दिल्ली में पेशेंट्स कम हैं, महाराष्ट्र में पेशेंट ज़्यादा है, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन की खपत कम है और दिल्ली में खपत ज़्यादा है। तो ये कहाँ गायब हो जा रहा है ऑक्सीजन? और तब ऑक्सीजन कहाँ गायब हो जा रहा है तो मालूम चल रहा है कि एक याचिका में आपने खबर दी इमरान हुसैन के बारे में, उनको नोटिस भेजा गया है। अब बताएंगे कि भाई कहाँ से तुमने लाया। दूसरी एक और बड़ी खबर आई है कि अरविंद केजरीवाल के जो परम एक मित्र हैं नवनीत कालरा, उनका खान मार्केट में रेस्टोरेंट है टाउन हॉल के नाम से, खान चाचा के नाम से, वहाँ पे वो रोल्स और बिरयानी वगैरह मिलते हैं। तो उनके कई ठिकानों पे छापामारी की गई है तो मालूम चल रहा है वहाँ से गैस ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है। एक छापेमारी फरीदाबाद में हुई है, वहाँ कोई कांग्रेस का लीडर है। तो दरअसल हो क्या रहा है, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस कोरोना के बहाने एक जिसको कह सकते हैं कि क्राइसिस क्रिएट करके, काला बाजारी करके, एक तो मुनाफा कमाने के साथ साथ प्रधानमंत्री या मोदी सरकार को बदनाम करने की कोई साजिश तो नहीं है। ये दिल्ली के हर लोगों के जानने का ये अधिकार है और केंद्र सरकार को इमीडिएटली इस पूरे ऑक्सीजन की कालाबाजारी के ऊपर एक जांच बिठानी चाहिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अगली खबर कोरोना संकट पर। कोरोना पर सभी राज्यों ने ऐसी बाजीगरी दिखाई कि आंकड़े कम करने के लिए टेस्टिंग ही घटा दी, लेकिन टेस्टिंग कम होने पर भी केस कम होने की बजाय और बढ़ गए। पिछले शनिवार को करीब 19.5 लाख टेस्ट हुए थे, जो सोमवार को घटकर 15 लाख रह गए। लेकिन कोरोना के आंकड़े डबल हो गए। उत्तर प्रदेश को छोड़कर ज्यादातर राज्यों में कोरोना टेस्टिंग में गिरावट आई है। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि वो कोरोना को लेकर सख्त से सख्त कदम उठाएं। डॉक्टर साहब, जब राज्यों का ये हाल है तो केंद्र सरकार सख्त कदम उठाकर भी क्या कर लेगी? देखिए, मुझे तो लग रहा है एक बात कि ये जो कोर्ट का जितना ज़्यादा इंटरवेंशन हो रहा है इसके अंदर वो अननेसेसरी है। हर चीज़ में कोर्ट, इस देश में ऑक्सीजन कैसे बांटा जाएगा ये कोर्ट का काम निर्धारण करने का नहीं है ना। भाई क्या इंतज़ाम होगा, डॉक्टर कितने इंजेक्शन लगाएगा, कहाँ कैसे क्या व्यवस्था, ये कोर्ट का काम थोड़ी है। कहीं कोई डिस्प्यूट है उसमें आना चाहिए जी। लेकिन अचानक से हर दिन दिल्ली में खास करके ऐसा हो रहा है, बाकी राज्यों से तो कम खबर आ रही है, लेकिन हर चीज़ में आप जो कह रहे हैं, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई 700 मेट्रिक टन तो दिल्ली को चाहिए, ठीक है, ज़रूरत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो ये भी बताना पड़ेगा ना फिर कि दिल्ली ही क्यों, बिहार को कितना चाहिए, यूपी का कितना चाहिए। आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन तो आप करेंगे, ये काम आप केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ दें। एक राज्य पहुंच गया है जहां सारे जजेस रहते हैं, वहां आपको 700 मेट्रिक टन चाहिए, तो खैर ये एक विरोधाभास है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खबर ये है जो आप बता रहे कि सारी सरकार
ये जो राज्य सरकारें हैं वो आंकड़ों की कलाबाजी कर रही है। उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जहां टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई है, बाकी राज्यों में वो संख्या घटा दी गई है। टेस्ट माने कम होंगे तो संख्या कम हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता का विषय ये है कि जितने लोगों के टेस्ट हो रहे हैं उसमें पॉजिटिव होने का दर क्या है। ये पॉजिटिविटी रेट जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और यही सबसे बड़ा खतरा है। दिल्ली को अगर आप मान लें, क्योंकि दिल्ली सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि देश में सिर्फ दिल्ली ही है जहाँ पे कोरोना है, बाकी सब राज्यों में कुछ है नहीं। तो दिल्ली के अंदर आप देखिए कि किस हिसाब से हो रहा है। टेस्ट कम हो रहे हैं, कई सारे लैब्स को बंद कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद आपकी जो संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हल्का सा किसी को सर्दी बुखार आता है, आप टेस्ट कराओ, पॉजिटिव आ जाता है जी। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो पूरा इंतज़ाम करना है वो इंतज़ाम जो अभी फ़िलहाल है वो कम पड़ेंगे अगर स्थिति ज़रा सा भी बिगड़ती है तो। अब ये पूरा का पूरा जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो क्रम्बल क्यों होता नज़र आ रहा है कि भाई आप देखिए, अगर 100 लोगों को कोरोना होता है तो 90 लोगों को तो मालूम नहीं चलता, वो बाकायदा उनको पता भी नहीं चलता, वो ठीक भी हो जाते हैं, अंदर सब कुछ हो जाता है। तो वैसे लोगों की गिनती नहीं होती। कोरोना के कितने मरीज हैं ये तभी मालूम चलता है जब टेस्ट होते हैं जी। और ये टेस्ट जो है वो कम हो रहे हैं। तो ये आंकड़ेबाजी अपनी जगह पे सरकार पता नहीं क्या साबित करना चाह रही है, लेकिन मैं बस इस बात को कहना चाह रहा हूं कि स्थिति इन आंकड़ों से कहीं ज़्यादा भयानक है और इसके लिए राज्य और केंद्र सब लोगों को कोई ना कोई उपाय ढूंढने की आवश्यकता है। अब खबर हेमंत सोरेन के विवादित ट्वीट की। पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और कुछ लोग इस पर भी सियासत चमकाने में लगे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को लेकर एक ऐसा ट्वीट कर दिया कि वो खुद ही फंस गए। दरअसल पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन कर कोरोना संकट पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। इसी फोन को लेकर सोरेन ने ट्वीट कर लिख दिया कि मोदी अपने मन की बात को छोड़कर अगर काम की बात करते तो अच्छा रहता। फिर क्या था, एक तरफ से कई मुख्यमंत्रियों ने हेमंत सोरेन को ये कहकर मर्यादा में रहने की सलाह दी कि ये वक्त प्रधानमंत्री से नहीं बल्कि कोरोना से लड़ने का है। डॉक्टर साहब, अगर राज्यों की सियासत अब पार्टी वाली होने लगेगी तो कोरोना से लड़ाई कैसे होगी? देखिए, कोरोना से लड़ना कोई नहीं चाहता। ये राज्य सरकारें जो है, जो देखिए तमाशा जो चल रहा है, ये केजरीवाल का वायरस सबको पहुंच गया है जी। कि भाई अपनी नाकामी छुपानी है, मोदी पे अटैक कर दो, ये स्ट्रेटजी है जी। ममता बनर्जी से संभलेगा नहीं कोरोना, तो वो मोदी के ऊपर हमला पहले से ही शुरू कर दिया इन्होंने। चीज़ें बिगड़ती है तो शिवसेना वाले भी अटैक कर देते हैं भाई। जहाँ जहाँ स्थिति खराब होगी और अपनी राजनीति बचानी है, इमेज बचाना है, तो उसका सबसे सीधा तरीका है कि भाई आप सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर हमला कर दो। अब आप जैसे ही हमला करोगे तो जो लेफ्ट लिबरल कबाल जो है उसके आप हीरो बन जाओगे। तो बहुत सारे लोग जो है उसको बता रहे हैं कि बहुत हीरो है। अब सवाल क्या है कि उन्होंने क्या ट्वीट किया। वैसे हेमंत सोरेन अपने एक आंदोलनकारी पिता शिबू सोरेन के बेटे हैं। राजनीति इनको विरासत पे मिली है, जैसे राहुल गांधी हैं, जैसे ये हैं, वैसे ही खानदानी लोग हैं। लेकिन ये नए नए प्याज खाने वाले शख्स हैं, इनको ज़्यादा ही राजनीति का शौक़ है। इनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे हैं, एक रेप का भी मसला इनके ऊपर है। तो खैर वो तो अलग उनका इतिहास है, लेकिन वो जानना भी ज़रूरी है। ऐसा कोई ना समझे कि भाई कोई दूध का धुला हुआ है। अब सवाल ये है कि फ़ोन कितने बजे किया गया, उस दिन में बातचीत हुई थी जी। ट्वीट आप कब कर रहे हो? 12 बजे रात में। 12 बजे रात में किस होशो हवास में थे आप? क्या आप राइट माइंडसेट में थे जो आपने ट्वीट कर दिया, या फिर दोस्तों यारों के साथ मिल के बैठ करके कि भाई मोदी पर हमला कर देते हैं, तुरंत जो है सिर्फ उसमें हमारा नाम जो है पूरे देश भर में छा जाएगा? क्या इस तरीके से आपने किया? अब सवाल ये है कि ये सारा काम अगर हो रहा है तो जिस हिसाब से शिबू सोरेन के खिलाफ, इस ट्वीट के खिलाफ कई सारे लीडर्स, कई सारे मुख्यमंत्री जो बीजेपी के नहीं भी हैं जी, उन्होंने भी इनकी क्लास लगाई है। अब दिक्कत क्या है कि ये नौसिखिए लोग हैं,
मुख्यमंत्री हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल का जवाब उनको देना चाहिए। भाई फोन किसने किया? हेमंत सोरेन को, मुख्यमंत्री झारखंड को फोन किसने किया? क्या आपने प्रधानमंत्री को फोन किया था या प्रधानमंत्री के यहां से फोन आया था? फोन प्रधानमंत्री ने किया, तो जिसने फोन किया वही तो अपनी मन की बात रखेगा। आपको अपनी मन की बात रखनी है, आप फोन कर लो। आपने फोन किया क्या? नहीं किया। तो जो फोन करेगा वही तो बोलेगा जी। जिसने फोन नहीं किया उसको तो सुनना पड़ेगा। कॉलर और रिसीवर का फर्क समझ में आता है कि नहीं? वो हेमंत सोरेन, आपको अपने मन की बात करनी है या जिद की बात करनी है, जो भी बात करनी है, कोई शिकायत है, आप फोन उठाइए, फोन कीजिए। क्योंकि हम तो जानते हैं कि भाई मुख्यमंत्री सीधे सीधे प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं। उनको सोनिया गांधी की तरह इंतजार नहीं करवाया जाता है। राहुल गांधी सोनिया गांधी के दरबार में यही हेमंत सोरेन कई दिनों तक अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करते रहते थे, लेकिन फिर भी इनको मुलाकात नहीं हो पाती थी। तो ये भी कहानियां हैं। तो अगर आपको मन की बात करनी है, आप भी फ़ोन करके अपना जो है भड़ास आप निकाल सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अगर फ़ोन करेंगे तो अपनी मन की ही बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, अब बात राहुल गांधी की नौटंकी की। एक तरफ देश कोरोना में फंसा हुआ है, दूसरी तरफ राहुल को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चुभ रहा है। एक ट्वीट में उन्होंने सेंट्रल विस्टा को क्रिमिनल वेस्टेज बता दिया, लेकिन राहुल ये भूल गए कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछालते। राहुल गांधी के ट्वीट पर फौरन जवाब आया कि उद्धव सरकार ने विधायकों के हॉस्टल के प्रोजेक्ट के बजट को 600 करोड़ से बढ़ाकर रातों रात 900 करोड़ कर दिया। राहुल इस पर कोई सवाल क्यों नहीं करते? डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी नींदों में ही रहते हैं, जैसे ही जागते हैं जो मुद्दा मिलता है उसी मुद्दा बना देते हैं। नहीं, दरअसल ये देखिए, ये जो सोची समझी साजिश है, ये सेंट्रल विस्टा किसी भी तरीके से ये मोदी के रिजीम के दौरान, उनके टेन्योर के दौरान कंप्लीट ना हो। वो इसलिए क्योंकि ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके बनने के बाद पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का नाम हो जाएगा। जो लोग पार्लियामेंट को देखने जाएंगे, जो लोग वहाँ पे विजय पथ पे जाएंगे, वहाँ पे विजय चौक पे, राजपथ पे, तो उनको लगेगा कि भाई मोदी ने तो कमाल कर दिया। और यही इनको चुभ रहा है। तो एन केन प्रकार ये लोग चाहते हैं कि भाई रुक जाए। तो ये मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा हुआ है। पहले ये लोग हाई कोर्ट में गए, वही लोग, वही गैंग, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल जो है, वो किस बात को लेकर के गए? जो पहले ये लोग जाते थे कि भाई इन्वायरमेंट को, तो फिर कोई पता नहीं, बहुत सारे माने कईयों दर्जनों केसेस किए गए कि किसी तरीके से इसे रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कभी उनको सफलता नहीं मिली। अब कोरोना का समय है तो ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसमें कोरोना का सुपर स्प्रेडर है। इतने लोग वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं, वो कोरोना का खतरा है। तो ये वही गैंग है जो झंडा उठाने के लिए टिकरी, सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पे किसान आंदोलन के साथ खड़ा होने वाला गैंग है। तो उसके खिलाफ तो कोई नहीं बोलता। 8 तारीख को लोग आ रहे हैं, उसके खिलाफ ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। आम आदमी पार्टी हो, चाहे ये सारे लोग जो ये तमाम डिजेक्टेड लोग जो हैं, इन लोगों को दिक्कत इसी बात की है कि भाई ये काम 2022 के एंड में, 23 में अगर ये तैयार हो जाता है तब तो मोदी अजर अमर हो जाएंगे। तो ये रियल मुद्दा है और बाकी सारी चीज़ें तो बहाने हैं। और इसलिए ये विरोध हो रहा है। राहुल गांधी भी विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी इसलिए विरोध कर रहे हैं कि अगर मोदी के रिजीम में अगर ये बन जाता है तो फिर एक भी बिल्डिंग का नाम गांधी नेहरू परिवार से नहीं रखा जाएगा, कांग्रेस पार्टी के किसी लीडर के नाम से नहीं रखा जाएगा। फिर तो ये विवेकानंद, सावरकर और छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप के नाम से बिल्डिंगें बनेंगी, तो कोई मुगलकालीन बादशाह का भी नाम नहीं होगा। तो दिक्कत यहाँ पे है और इसलिए इसका विरोध हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट्स भी दीजिए। नमस्कार।